जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक डेफिनेशन जो है ये आ जानी चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और ये किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, हम ये सीखेंगे ये वर्ड ऑर्डर। बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो ये है कि जब भी आपने किसी मैट्रिक्स के रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये देखें जी डेफिनेशन में भी यही आ गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रेफर्ड टू एज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जितनी भी रोज हैं और जितने भी कॉलम्स हैं किसी मैट्रिक्स में, जब हम ये सब की डिटेल बता देते हैं तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं। हमने इसको लिखना इस तरह से होता है कि पहले हमने ऑर्डर में जो होता है वो लिखनी होती है रो, नंबर ऑफ रोज, और फिर हमने नंबर ऑफ क्या बताने होते हैं, कॉलम्स बताने होते हैं। ये दो चीज़ें हमने इसमें बतानी होती हैं। चलें, इसके लिए भी ऐसे है कि हमें ये एक एग्जांपल दे देते हैं जिससे हमें ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि किस तरह से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट किए जाएंगे। जी, उसके लिए हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये रोज और कॉलम्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे हम रोज के बारे में जो बात सीख रहे हैं वो ये है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स जो होता है ना, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें हमारे पास दो अरेंजमेंट है। एक है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और एक है हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट। जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी उसको हम कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी उसको रो कहते हैं। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इसकी डिटेल देखने के लिए एक एग्जांपल दे देते हैं जिससे आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। ये जी मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया 1 4 2 8 4 5, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसकी दो अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट ये है जो ये आपके सामने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव कर रही है। ये देखें, ये अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल बताऊं तो ये एक अरेंजमेंट तो ये है, और दूसरी अरेंजमेंट मेरे पास और है। चलें पहले इसको लिख देते हैं। ये अरेंजमेंट जो होती है ना, इस अरेंजमेंट का ये मैंने कलर सेम रखा है ताकि आप समझ जाएं कि ये हमारे पास जो है इस अरेंजमेंट का नाम है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और इसको हम कहते हैं रो। तो हमारे पास इसमें कितनी रोज हैं, 2 हैं। चलें साइड बॉक्स में हम लिख देते हैं जी नंबर ऑफ रोज इक्वल है 2 के। जी, अब हमारे पास एक अरेंजमेंट है इसमें, ये जो हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा है, देखें 1, हाँ ये भी वही चीज़ है 2, हाँ यहाँ पे भी ये 3। ये हमारे पास जो अरेंजमेंट है इसका नाम हो जाएगा वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट को जो है हमने क्या नाम दिया हुआ जी, कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसका नाम हमने देना है जी रो। तो इसको भी हम साइड बॉक्स में लिख लेते हैं जी। ये देख कॉलम्स हमारे पास ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं ये 3 है, तो कॉलम्स की हमने तादाद भी लिख दी 3। जी स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनका ऑर्डर बताना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको रोज का पता लगाना है, इसकी रोज कितनी है। चलें देखते हैं जी। ये देखें यहाँ से 1 2 रोज हैं, तो मैं लिख दूंगा रोज इक्वल 2। अब कॉलम्स देखने हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये देखें 1 और 1 2, तो मैं कॉलम्स के बारे में भी लिखूंगा कॉलम्स इक्वल 2 के। ये स्टूडेंट, हमने कॉलम्स भी 2 लिख दिए। अब हमारा नंबर आ गया ऑर्डर का, और ऑर्डर में मैंने आपको बताया था ऑर्डर के, ये अपना माइंड में रखेंगे ये बात आप, कि ऑर्डर में पहले हमने नंबर ऑफ रोज लिखनी है और फिर हमने बाय नंबर ऑफ कॉलम्स लिखनी है। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखते हैं जी, 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो हमारे पास ऑर्डर इसका बन जाएगा 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जगह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप ऑर्डर ऑफ ए भी लिख सकते हैं 2/2। ये हमारा ऑर्डर हो गया और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट आप देख सकते हैं, इसकी भी तो हमारे पास रोज जो हैं 2 हैं, ये 1 2, कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो 2 रोज, ये जी मैंने लिख दी रोज 2
ये मैंने लिख दिया कॉलम्स 2 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी भी आ जाएगा 2/2। ये थोड़ा सा डिफरेंट है देखने में। इसमें देखते हैं जी कितनी रोज हैं। ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एक ही है और इसलिए मैं रो लिख दूंगा 1, ये मैंने लिख दिया। और कॉलम मेरे पास ऊपर से नीचे 2 जा रहे हैं तो कॉलम्स में लिख दूंगा 2। तो अब मुझे लिखना है इसका ऑर्डर आपने जब लिखना है तो ये एक बात का ख्याल रखना है जो आपको बार बार बताई जा रही है कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज हमारे पास 1 है, कॉलम 2 है, तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा जी। चलो ये भी मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे ए नहीं सी लिखेंगे आप 1/2 जी स्टूडेंट। हमारे ये 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पार्ट जो डी है वो क्या है और वो किस तरह से सॉल्व होगा जी। अब ये देखें जी इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं। रोज थी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास 3 आ रही हैं तो मैं रोज में लिख दूंगा रोज इज इक्वल टू 3। और अब कॉलम देखते हैं ऊपर से नीचे एक ही आ रहा है हमारे पास, वर्टिकल अरेंजमेंट एक है तो कॉलम हमारे पास 1 आ जाएगा। और अब जैसा कि आप याद कर चुके हैं कि पहले रोज लिखनी है फिर कॉलम लिखने हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी जो है वो आ जाएगा 3/1। अब मेरे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स 3/1। अब मेरे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स ई है तो ई में हमारे पास रोज कितनी आ रही हैं जी 1 2 3, कॉलम 1 और 1 2, ये मैंने रोज लिख दी 3, कॉलम्स लिख दिए 2 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 3/2। अब एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है एफ, ये मैंने जी ये क्वेश्चन है, इसको जरा तवज्जो से देखेंगे स्टूडेंट। इसमें हमारे पास कितनी रोज और कितने कॉलम है ये देखें जी। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितनी हो रही है, ये एक है और ऊपर से नीचे कॉलम ये भी हमारे पास एक ही है। तो स्टूडेंट जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ जाए तो उसका ऑर्डर किस तरह लिखेंगे ये देखें जी। अब इसको आप या तो रो में या कॉलम में काउंट नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि आपने 1 लिख दिया, नहीं। देखिए अगर 1 रो है तो 1 कॉलम भी है तो इसका बिल्कुल ऑर्डर सिंपल सा आप लिख देंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 1/1 जी। नेक्स्ट मेरे पास जी था और जी में मेरे पास कितनी हॉरिजॉन्टल है देख लेते हैं और कितनी वर्टिकल है 1 2 3 जी स्टूडेंट। ये रोज थी या कॉलम? जी हाँ ये रोज है 3 और 1 2 3 ये कॉलम्स हैं 3, तो इसका आंसर ये रोज 3 ये कॉलम्स 3 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इक्वल आ जाएगा 3/3। नेक्स्ट मैट्रिक्स एच है और एच में हमारे पास जो है इसको स्टूडेंट इग्नोर कर दीजिएगा बाई मिस्टेक है। इसमें देखें जी 1 और 1 2 रोज 1 2 3 कॉलम्स, तो रोज में मैं लिख दूंगा जी चलें जी ये मेरा सिस्टम कहता है ये अपना स्टूडेंट्स को कहें कि ये आप खुद सॉल्व करें ताकि उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए जी। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में जी सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन सीखनी है और वो डेफिनेशन किसकी है जी? वो है इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब ये जो वर्ड इक्वल है ना इसमें 2 बातें छुपी हुई हैं, वो 2 कौन सी हैं वो आज आपने सीखनी है। चलेंगे और इक्वल के ये तो सारी बात है आपको पता है एक मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, इक्वल के ये 2 ही हैं तब भी उनको हम आपस में इक्वल करेंगे ना। 2 matrices are equal if they have the same order and corresponding entries are same या are equal, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट ये 2 वर्ड्स हैं जिनको मैंने ना रेड कलर में लिख दिया, यहाँ पे एक ऑर्डर है और एक corresponding entries है। किसी भी मैट्रिक्स में जब ये दोनों बातें सेम होंगी तो वो मैट्रिक्स इक्वल होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। अब कैसे ये 2 बातें आएंगी और ये किस तरह से एग्जाम्पल देंगे तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिए, एक का नाम ए है रखा है, एक का बी रखा है। ए के मैंने एलिमेंट्स कुछ इस तरह से लिए और ये बी के भी मैंने लिए। अब मुझे इसमें 2 चीजें चेक करनी है कि क्या ये 2 चीजें इक्वल हैं। सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं स्टूडेंट, ये देखें 1 2 रोज 3 कॉलम, तो इसमें भी देखें जी 2 रोज 3 कॉलम, ऑर्डर तो सेम हो गया जी। एक बात जो है ना वो हमारी ठीक होगी। दूसरी है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। स्टूडेंट ये जो वर्ड है ना कॉरस्पॉन्डिंग, इसका क्या मतलब है इसको आप देख लें। इसका मतलब ये है कि अगर इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है ना वो 1 है तो इसका भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 होना चाहिए। जैसा कि ये सेकंड रो और ये देखें
फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 5, तो इसका भी सेकंड डिजिट 5, इसका थर्ड डिजिट 9, इसका भी 9, इसका 2, इसका भी 2। अभी तक देखें जी मैच हो रहा है, लगता है ये इक्वल आ जाएगा। ये 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। ओहो, ये तो 4 नहीं आया। यहाँ 7 तो ये 7, सब मैच हो गए, एक डिजिट मैच नहीं हुआ, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। ये सब सेम होनी चाहिए, ठीक है। टोटल अगर 9 होती और 8 मैच हो जाती, 1 ना होती, तो हमने वो जो 8 मैच हुई हैं उनका भी कोई फायदा नहीं है। हमने इसको यही लिखना है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। अब स्टूडेंट दोनों बातें मैंने चेक की, और वो क्या की वो मैं यहाँ एक बार आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका चेक किया ऑर्डर, और ऑर्डर सेम था। जी हाँ, ऑर्डर तो सेम था। दूसरे नंबर में मैंने चेक की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम नहीं थी, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? दोनों चीजें ठीक होनी चाहिए थी ना। तो एक ट्रू है, एक फॉल्स है, मतलब यस नो आ गया, तो इसका ऑर्डर आएगा नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। हाँ, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाता, देन ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाते। अब ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएगा। जी, अब अगर हमारा ये क्वेश्चन हो गया तो अब सॉरी डेफिनेशन हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जी देखते हैं। अब ये बुक पे आपके सारे मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, और मैं ना ऐसा करता हूँ, आपको जो जो जिसके इक्वल है सिर्फ वो बता देता हूँ और उसकी वजह भी बता देता हूँ। ये ना जी, फर्स्ट वाला मैंने बता दिया है, ए जो है वो किसके इक्वल है, वो सी के, और आगे मैंने लिखे भी हैं ताकि आप देखें। देखिए ए में 1 रो 1 कॉलम, इसमें अभी मेरे पास ना 2 आ रहे हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपके पास यहाँ पे इसके दरमियान में साइन दे दिया गया, इट्स मीन पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे, तो ये क्या आ गया 3। देखें जी, ऑर्डर सेम और एलिमेंट भी, एंट्रीज भी सेम, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, इसलिए मैंने लिख दिया ए इक्वल है सी के। सेकंड वाला बी जो है वो आई के इक्वल आएगा। देखें जी, इसका फर्स्ट एंड 3 है, इसका भी फर्स्ट क्या है 3, यहाँ पे सेकंड 5 है, तो इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे, तो ये आई का आंसर जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा 3 और 5। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास सी है, और सी मैंने इक्वल लिख दिया है ए के। बेसिकली ये देखें फर्स्ट वाले को, अगर ए इक्वल सी है तो इट्स मीन के सी इक्वल ए होगा। ये देखेंगे, ये तो आप समझाने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट हमारे पास डी है, और डी मैंने लिख दिया नो इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि इस तरह का स्टूडेंट आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन क्वेश्चन में नहीं है जिसमें आपके पास 1 रो और 2 कॉलम्स हों, और वो भी 5 और 3 एंट्रीज के साथ, तो इसलिए डी किसी के भी इक्वल नहीं होगा। जो ई वाला है वो मैंने एच के इक्वल लिखा है। देखें जी, इसके दोनों के आपके ऑर्डर भी सेम है और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। एफ वाला जो है वो जी के इक्वल है। यहाँ पे फिर आप इसको पहले से सॉल्व करेंगे, ये ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 6 आएगा, और ये आपका एफ के साथ मैच हो जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। आपको ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए बी सी डी की, जो ये आपके पास इक्वल के इस साइड पे जो मैट्रिक्स है ना, इसमें ये चारों वैल्यूज दी हुई हैं। और दूसरी बात हमें वो ये बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। स्टूडेंट, हमने अभी अभी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, उसमें हमने एक बात स्टडी ये की थी कि इक्वल मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है ये इक्वल है, तो हमें देखने में ये इक्वल नजर नहीं आ रही, बट आपने इसको इक्वल कंसीडर करके नीचे लिख देना है कि a प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है 0 के। ये देखिए, मैंने नीचे लिख दिया a प्लस सी इक्वल है 0 के। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो आ जाएगी इसकी a प्लस 2b इक्वल -7, मैंने इसको भी नीचे लिख दिया। थर्ड मेरे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मैंने इसको लिख दिया, और 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। ये देखिए, मैंने चारों की चारों इक्वेशंस बना के नीचे लिख दी हैं कि ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, तो मैंने वो लिख दी सेम। अब मुझे ए बी सी डी का आंसर करना है। स्टूडेंट, इसको ना इन तवज्जो से देखें कि इसमें से आप सबसे पहले किसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को नीचे लिखूँ a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो किसी का भी आंसर नहीं आएगा। a प्लस 2b, इसमें भी 2 हैं, मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसमें 1 हो। ये देखें स्टूडेंट, इसमें 1 है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो मैं इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया सबसे पहले सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन।
तो मैं थर्ड इक्वेशन को पहले सॉल्व करूंगा। मैंने सेम ऐसे ही नीचे लिख दिया c माइनस वन इज इक्वल टू 3 के। अब इस माइनस वन को शिफ्ट करेंगे इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये माइनस वन इधर जाके प्लस वन होएगा और c का आंसर मेरे पास 4 आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर है c का। स्टूडेंट अब मुझे वो इक्वेशन देनी है जिसमें मैं c की वैल्यू को पुट कर सकूं। इसमें c नहीं है, रहने दें, इसमें भी c नहीं है, इसको भी रहने दें, ये c है इसका, मतलब इक्वेशन नंबर 1 लेनी है मुझे। सॉल्विंग सेकंड इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ सेकंड की जगह आप फर्स्ट लिखें, हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है, सेकंड नहीं ली। अच्छा जी, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 4 है। ये देखें जी, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 हमारा शिफ्ट हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे और a का आंसर -4 आ जाएगा। ये मेरा सेकंड आंसर भी आ गया। अब आप इन दोनों में से कुछ भी आगे लिख सकते हैं क्योंकि हमारे सब जो आंसर यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैंने आपके सामने सेकंड इक्वेशन दे दी। सेकंड इक्वेशन ये थी मेरे पास a प्लस 2b, तो ये देखें a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। मेरे पास इन दोनों में से एक का आंसर पीछे होना चाहिए, या a का या b का, तो मेरे पास a का आंसर मौजूद है। इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा -4, बाकी मैंने वैसे ही लिख दी। अब इस -4 को शिफ्ट करें इक्वल की दूसरी साइड पे, और जब ये -4 इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो वहां जाके +4 हो जाएगा जी। ये 2b यहाँ इक्वल का साइन मिस हो गया। 2b इक्वल है -7 प्लस 4, तो मेरे पास 2b का आंसर आ जाएगा -3। तो अब मुझे b का चाहिए था, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा b का -3/2 जी। अब जो फोर्थ इक्वेशन है लास्ट वन, उसको देख लें। उसमें मैंने अगर देखा तो मेरे पास ना 2 वैल्यूज आ रही हैं, d हैं 2, लेकिन दोनों d हैं, तो इनको कंबाइन किया जा सकता है, ये इशू नहीं है। देखिए मैंने दोनों को इक्वल की एक साइड पे शिफ्ट किया, दोनों d को सॉल्व करने के बाद 4d - 2d आंसर 2d का आ गया। मुझे d का चाहिए, -2 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा। -2 जो है d के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया जी डिवाइड में, और मेरे पास d का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है जी, ये मेरे पास 3 आ जाएगा जी। स्टूडेंट ये आपकी 1.1 थी एक्सरसाइज।